एक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति किन चीज़ों से परेशान होता है? सबसे ज़्यादा वो उन चीज़ों से परेशान होता है जहाँ पर एक उनका पड़ोसी या उनका रिश्तेदार या कोई उनका घर का ही आदमी आकर उनसे उनका पर्सनल सामान, कभी उनकी बाइक, कभी उनकी कार, कभी उनका फ़ोन, कभी कुछ मतलब कुछ भी मांगने लगते हैं। तो आदमी सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होता है कि यार हम चीज़ों को अपने यूज के लिए खरीदते हैं, आपको उधार देने के लिए थोड़े ना। पता चलता है जो चीज़ कोई ले जाता है, मान लीजिए कोई अगर पेचकस भी ले गया ना तो भाई लोग वापस नहीं करते, प्लास लेकर गए वापस नहीं करते। वो छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाते हैं ना, ब्लेड वगैरह, आरी ब्लेड जो होता है ना काटने के लिए, हमारे घर पर तो यही होता है कि एक बार जो ले गया वो ले गया, वापस नहीं देना उसको। तो ऐसे ही अगर आप कॉलेज लाइफ में, तो आपके साथ क्या होता होगा, अगर आपके पास बाइक है तो आपके फ्रेंड जो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को टहलाने के लिए आपकी बाइक आपसे मांगते हैं कि भैया दे दीजिए, आज टहला के आपको वापस कर देंगे, तेल वेल डला के, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दे देते हैं। तो कई बार ये होता है ना कि वो सही सलामत वापस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ये होता है कि कहीं पे डेंट मार देंगे, कहीं इंडिकेटर उखाड़ देंगे। अरे गर्लफ्रेंड तुम्हारी, तुम खर्चा करो यार, हमारी का है, तुम सत्या पीटने पे लगे हुए हो। वैसे बेसिकली ये सब कुछ बताने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर आप ऐसा कृत्य, ऐसा ये काम करते हैं, अपना सामान, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है, वो किसी अन्य व्यक्ति को किसी खास पर्पज के लिए मांगने को देते हैं, तो ये जो आपका पूरा काम है ना, कृत्य है, इसको बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कहा जाता है। ये आप एक तरह से बेलमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपनी साइकिल भी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं और वहाँ से पर्ची लेके उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर बचपन में होता था ना, हम लोग गाँव में ऐसा होता था कि तब ये लाइट थी नहीं हमारे पास, 2015 में भी लाइट आई है, तो हम लोग बैटरी लाया करते थे किराए पे। बैटरी ला के रात भर टीवी सीडी देखा करते थे। तो हम लोग बैटरी को भी बेलमेंट पे ही लाया करते थे, ये बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग दिन भर में पता नहीं, ना चाहते हुए भी, मुझे लगता है कि 100-150 बार तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेलमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसका पूरा कुंडली खोलने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो जरा सा भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और उसके बाद कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सबसे लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बेलमेंट के इस प्रोविज़न को, इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो बेलमेंट का प्रोविज़न आगे बढ़ाने से पूर्व, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व, अगर आपको ये बीच में ये शोरगुल वगैरह सुनाई पड़ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। हमारे बगल में, घर के बगल में ही श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो वो रामाधुन आपको आती रहेगी। तो अगर आ रही है तो क्षमा चाहेंगे, और अगर नहीं आ रही है तो भाई अच्छी बात है, मज़ा आएगा। तो बेलमेंट का सबसे पहला प्रोविज़न जो है वो दिया गया है चैप्टर 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 148। और 148 क्या कहता है भाई, चल जा। हाँ, ये कहता है बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। अ बेलमेंट इज़ the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor and the person to whom they are delivered is called the bailee. अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में होता है ना कि एक, जैसे आपके पास बाइक है, मेरे पास अभी अपाची RTR है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास बाइक है, ठीक है, यहाँ पे ये मैं हूँ, मेरे पास बाइक है, एक मेरा दोस्त है उसके पास बाइक नहीं है, तो उसको जाना था डेट पे, उसको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना था। तो उसने मुझसे कहा भाई बाइक दे दे अपनी, टहला के शाम तक वापस कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे। उठा के हमने अपनी बाइक उसको दे दी, लेकिन मैंने कहा यार बाइक तो दे देंगे लेकिन बदले में तुम्हें उसमें तेल डलाना पड़ेगा, उसमें तेल है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, हाँ तेल वगैरह डलवा देंगे। और बाइक हम अपने दोस्त को, जो कि उसका नाम भी ए से ही आता है, उसको हम दे दिए। वो लेके गया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को टहलाया, घुमाया और उसमें तेल डलाया। और बाद में मैंने कहा था या फिर मुझे वापस कर देना और या फिर मेरे घर पे खड़ी करके उसकी चाबी मम्मी को दे देना। तो यहाँ पर एक मेरी बाइक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसका पोजीशन का डिलीवरी मैं कर रहा हूँ, पोजीशन को डिलीवर कर रहा हूँ, किसी अन्य व्यक्ति को कर रहा हूँ और किसी एक पर्पज़ के लिए, उसके पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को टहला सके, उसको संतुष्टि मिल जाए। और
मेरे कहे अनुसार, या फिर वो मुझे बाइक रिटर्न करता है, या फिर मेरे हिसाब से वो पार्किंग में लगा देता है, डिस्पोज वगैरह कर देता है, तो ये पूरा मामला, ये पूरा पचड़ा जाके हो जाता है, इसको कहते हैं बेलमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। खास चीज़ ये है कि बेलमेंट हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही हो सकती है, यानी कि मेरा दोस्त मुझसे मेरी बाइक ही ले जा सकता है, मेरी कार ही ले जा सकता है। अब वो सोचे कि यार मेरा फ्लैट भाई ले ले किसी और पर्पज़ के लिए, इतना दूर का कौड़ी मत भिड़ाओ यार, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो सोचे कि मेरा फ्लैट ले ले रेंट पे या फिर बेलमेंट के लिए, तो नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा फ्लैट जो है, मेरा जो रूम है, मेरा पीजी है, वो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है, उसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब आते हैं कि बेलमेंट किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है, मतलब कितने टाइप के काइंड्स ऑफ बेलमेंट क्या क्या होते हैं, और भाई उनके बेसिक प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना मेरा दोस्त वाला, तो सबसे पहला जो होता है वो जनरली फॉर यूज होता है, यानी कि अगर जनरली फॉर यूज है कोई, ये पहला है। दूसरा होता है फॉर हायर, एंड द थर्ड वन इज मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट। भाई मैं इतना लंबा लिख क्यों रहा हूँ। फोर्थ वन इज फॉर सेफ कीपिंग, एंड द फिफ्थ वन इज फाइंडर ऑफ गुड्स। परेशान मत होइए, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहले इसको लिख लें ताकि भूलें ना यार कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। हाँ, तो सबसे पहला है जनरली फॉर यूज़। तो जनरली फॉर यूज़ के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग आपसदारी में करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी, ये सब जब किसी सामान को मांग कर ले जाते हैं ना, किसी पर्पज़ के लिए, किसी अपने काम के लिए यूज करने के लिए, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि मैं उनसे कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं निःशुल्क, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रेचुटस। तो अगर ये ग्रेचुटस है, मतलब निःशुल्क है, मैं उससे कोई रेंट, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो ये जनरली फॉर यूज के काइंड ऑफ बेलमेंट में आएगा। दूसरा आता है फॉर हायर। फॉर हायर में और जनरली फॉर यूज में बस इतना अंतर है कि देते सामान उसमें भी है, बस यहाँ पर हम रेंट लगा देते हैं कि अरे यार अगर तुम हमारा बाइक ले जा रहे हो तो तुमको घंटे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते होंगे या गांव वगैरह में भी रहते होंगे तो पहले एक प्रथा थी कि लोग साइकिल रेंट पे दिया करते थे। मतलब हमारे यहाँ भी ऐसा ही था कि हम लोग साइकिल 1 घंटे के लिए 2 या 3 रुपये घंटे के हिसाब से साइकिल मिल जाती थी हम लोग को। तो यहाँ पर जो साइकिल रेंट पे दी जाती है वो एक काइंड का बेलमेंट ही होता था उस टाइम पे। तीसरा है मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरा सामान कोई है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको रख रखाव की ज़रूरत है। मान लीजिए मैं हालांकि जाता नहीं हूँ विदेश, लेकिन अगर मैं कहीं टहलने जा रहा हूँ, मेरे पास मेरी प्यारी सी गाय है, अब मैं जब बाहर जाऊँगा और मेरी गाय का कोई रखवाली करने वाला है नहीं, उसका कोई ध्यान वान देने वाला नहीं, तो मैंने अपनी गाय को उठा के पड़ोसी को सौंप दिया कि भैया इसको चारा वारा खिलाते रहना, और हम जब लौट के आएंगे तो आपसे ले लेंगे इसको। तो वो मेंटेनेंस के लिए मैं उनको दे सकता हूँ, ठीक है। और रिपेयरमेंट का मतलब क्या हुआ, गाय रिपेयर नहीं होगी, मेरी बाइक है, सेम गाय की जगह पे बाइक को वो कर देते हैं, और मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैंने मैकेनिक को दी है बनाने के लिए, और वो बनाकर मुझे वापस कर देगा। तो मैकेनिक को जो मैंने अपनी बाइक दी है वो भी एक काइंड ऑफ बेलमेंट है, और जो कि रिपेयरमेंट के लिए मैंने दी है, रिपेयरमेंट जब हो जाएगी मैं उसको पैसे दे दूँगा, वो मेरी बाइक मुझे वापस कर देगा। ये पूरी कथा है। गर्मी बहुत है यार, मौसम आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि सुबह जब जगते हैं तो एकदम शिमला में फील होता है, दोपहर में साला पूरा थॉर मरुस्थल फील हो रहा होता है। मतलब क्या यार, बड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट 4th पॉइंट इज सेफ कीपिंग। सेफ कीपिंग का मतलब क्या कि हालांकि मैं इतना अमीर हूँ नहीं, लेकिन मान लो मेरे पास हीरे पड़े हुए हैं, अब हीरो को घर में तो रख नहीं सकते, चोर उचक के डाकू पता चला हीरे भी ले गए, हमको भी काट कूट के छोड़ गए। तो सेफ कीपिंग के लिए मैंने बैंक में लॉकर ले लिया, लॉकर में अपना सामान धर रहा हूँ, तो ये सेफ कीपिंग है। हालांकि ये सेफ कीपिंग वाला पॉइंट कुछ अलग है, इसके बारे में हम आगे अलग पॉइंट में बात करेंगे। फाइंडर ऑफ गुड। फाइंडर ऑफ गुड दिया गया सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसके अंतर्गत भी ये बताया गया है कि अगर कोई खोया हुआ सामान कोई व्यक्ति पा जाता है तो उस सामान का वो स्वयं मालिक नहीं हो जाएगा, वो वैसे होगा जैसे कि
बेली की तरह एकदम मतलब वो एक्ट करेगा कि वो जो सामान है वो उसको मालिक को ढूंढकर हमें देना है। जो भी मालिक होगा वो बेलर होगा और जो व्यक्ति सामान पाया है वो बेली की तरह एक्ट करेगा, और अगर मालिक नहीं मिलता है तो पुलिस चौकी में सौंप देगा। ये पूरा मामला होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और प्लेज, प्लेज भी इट्स अ काइंड ऑफ बेलमेंट, बट इन अ प्लेज हमें एक सिक्योरिटी देनी होती है, एक अमाउंट देना होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए। तो प्लेज भी उसी तरह से होता है। तो ये सब पूरा मामला हो गया। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें इसको साफ कर देते हैं। ओके, हाँ, तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, और नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो है एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। तब एसेंशियल ऑफ बेलमेंट अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता आइडिया हो ही जाएगा कि सबसे पहला एसेंशियल ये है कि देयर शुड बी, अबे इतना कहे लिख रहे हैं, देयर शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप हिला डुला नहीं सकते। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ गुड्स, और गुड्स वही होते हैं जो कि आप इजीली हिला डुला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। घर को, फ्लैट को, इन सब चीज़ों को जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, पेड़ को आप हिला डुला थोड़े ना सकते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। द सेकेंड थिंग इज देयर शुड बी अ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, बचने के लिए, कामचोरी के लिए पूरा नहीं लिखते। सेकेंड पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी कि एक बंदा दूसरे के पास पोजीशन को डिलीवरी करेगा। अब पोजीशन को डिलीवरी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस चीज़ की डिलीवरी करी जा रही है, जिस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बंदा उस चीज़ का मालिक ही हो। वो मालिक नहीं हो सकता, वो बस उसके पास पोजीशन में अगर कोई संपत्ति है, उसके कब्जे में कोई संपत्ति है, जिस संपत्ति के रेफरेंस में उसके पास राइट टू यूज़ है और प्लस राइट टू ट्रांसफ़र फॉर यूज़ है, तो उन सभी संपत्ति को वो डिलीवर कर सकता है, बेलमेंट के लिए उनको दे सकता है। और ये चीज़ हेल्ड की गई थी एक केस में जिसका नाम है रसिकलाल कांतिलाल वर्सेस TBP, तो इसमें हेल्ड की गई थी। तीसरा, द थर्ड पॉइंट इज़ कि ये जितना भी मामला होगा, जितना भी बेलमेंट होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बेलमेंट पूरा रन करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेलमेंट नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, यानी कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, क्या कहते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, और सब कुछ, सारा कुछ माजरा कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, तभी एक बेलमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे कैच आता है। कैच क्या होता है कि इसमें 2 केसेस आए थे जो कि आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहे होंगे। तो इस केस में एक सवाल उठाया गया था कि वो अथॉरिटीज़, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ने या किसी अथॉरिटी ने, किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने या एक्साइज वाले ने, कस्टम वाले ने, इन लोगों ने अरेस्ट किया हुआ, उनके पास से संपत्ति उनके हाथ में आ गई है, तो क्या उस संपत्ति के केस में भी ये बेलमेंट ही माना जाएगा? पता चले कुछ दिन बाद वो अथॉरिटी वो संपत्ति खो देती हैं, और ये वाला आदमी जब क्लेम करता है तो वो कहते हैं कि अरे यार, हमारा तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं कि इसका हम रीजनेबल केयर करते, खो गई तो खो गई, हम कोई कंपनसेशन, कोई रेम्युनरेशन, कोई चीज़ आपको देंगे नहीं, आपका डैमेज हुआ होने दो। तो इस केस में, इन दोनों केसेस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि भले ही आप दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, जिनको आप अरेस्ट कर रहे हैं और जो अथॉरिटी इनको अरेस्ट कर रही है, इनके बीच में बेलर और बेली वाला वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्टेट्यूटरी यहाँ पर एक बेलमेंट हुआ है, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है वो उस सामान से वैसे ही डील करेगी जैसे कि एक फाइंडर ऑफ गुड्स डील करता है, जो कि सेक्शन 71 के अंतर्गत दिया गया है। और इसलिए आप यहाँ पर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हाँ, हमारे इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, हमने इनके सामान को सीज किया, अगर वो खो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया तो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप पुलिस वाले हों, चाहे आप एक्साइज ड्यूटी वाले हों, कस्टम वाले हों, CBI हों, NIA हों,
और क्या क्या होता है भाई, जो भी हो आपको करना पड़ जाएगा। तभी आपने देखा होगा ना फिल्मों में, जब किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो उसका सामान वगैरह, कपड़ा वगैरह उठा के एक लॉकर में डाल देते हैं, और जब वो वहाँ से छूटता है तो वो सारे सामान उसको वापस सौंप दिए जाते हैं। तो यही है भाई, बेलमेंट का ही पूरा प्रोविज़न है। एंड द फोर्थ एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मतलब ये जितना कुछ माजरा हो रहा है वो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज होगा, यानी कि लिख लें, ये जो बेलमेंट किया जा रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसके पीछे एक पर्पज होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्पज होता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मेरा दोस्त मेरी बाइक मांग के ले जा रहा है तो उसके पास पर्पज है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा। अगर कोई आदमी मेरे घर से कोई भी सामान, पेचकस मांग के ले जा रहा है तो उसके पास पर्पज होता है कि वो पेचकस से वो अपना काम वाम करके फिर वापस दे देगा, उसका कुछ खोलना वोलना होगा। अगर हम अपना कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी के पास देते हैं तो यहाँ भी एक पर्पज होता है ना भाई, कपड़ा सिलवाना होता है। अगर हम अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। यानी कि जो बेलमेंट का पूरा प्रोविजन होता है, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हर एक बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक स्पेसिफिक पर्पज का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्पज के कोई भी बेलमेंट नहीं होता। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि टू रिटर्न और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द बेलर। बेलर जो ऐसे बताएगा उसको वैसे ही वापस करना है। अगर वो कह रहा हाथी हाथा एकदम मुझे ही देना है, बाइक मुझे ही देना है वो सामान, तो उसे ही दिया जाएगा। और उसने अगर बोल दिया कि मेरे घर पे खड़ी कर देना या मेरे घर वालों को दे देना, पड़ोसी को दे देना, किसी को भी दे देना, तो वो उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने अपनी बाइक दी और मेरा दोस्त भाई तोड़ ताड़ के मुझे वापस कर रहा है, तो मैं कह दूंगा भाई जाके पहाड़ से इसे ढकेल दे, डिस्पोज कर दे, तो वो उसे डिस्पोज कर देगा। ये बेलमेंट हो गया। तो यहाँ पर बेलर के अकॉर्डिंग, बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से उस सामान को डिस्पोज किया जाएगा या फिर रिटर्न किया जाएगा। तो ये सारे इसके एसेंशियल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है एसेंशियल जानने के बाद, कि बेल कौन कौन आदमी कर सकता है, हु कैन बेल, यानी भाई बेलमेंट कौन कौन आदमी कर सकता है। तो एक केस था जिसको हम वही चीज़ बताई ना रसिकलाल कांतिलाल वाले केस में, कि भाई कोई भी बंदा बेलमेंट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस ये है कि उस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में आपके पास दो राइट होने चाहिए। पहला राइट जो है वो राइट टू यूज होना चाहिए, और दूसरा है जो राइट टू ट्रांसफ़र फॉर यूज होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। अब भाई बेलमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ओनर ही करेगा। वो व्यक्ति जिनके पास पोजीशन है उस थिंग का, उस गुड्स का, उस चीज़ का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेलमेंट कैसे करा जाता है। भाई वे ऑफ बेलमेंट क्या है, बेलमेंट हाउ मेड। तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉमिस वाला मामला था ना, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस आपको पता होगा कि वर्ड्स वगैरह के थ्रू, रिटन या बोल के, वैसा जो बेलमेंट किया जाता है उसको एक्सप्रेस बेलमेंट कहा जाएगा। और जो कि एक्ट के द्वारा, ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा किया जाता है, उनको इम्प्लाइड बेलमेंट कहा जाता है। इम्प्लाइड बेलमेंट का उदाहरण अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जब हीरो वगैरह जो होते हैं ना, जब रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो घुसते ही उनका जो दरबान होता है ना, वो उनका कोट निकाल के, हैट निकाल के, अपने आप से निकाल के खूंटी पे टांग देता है। तो यहाँ पर बेलमेंट हो रहा है लेकिन इम्प्लाइड वे में हो रहा है। ना गेट कीपर जो दरबान है, ना वो कुछ बोल रहा है, ना हीरो कुछ बोल रहा है, ना विलन कुछ बोल रहा है। तो ये इम्प्लाइड वे में शांति से होता है। तो इसको हम इम्प्लाइड बेलमेंट के कॉन्सेप्ट में लाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सेफ कीपिंग के केस में बताई थी, जिसको कहते हैं क्यूरियस केस ऑफ बैंक लॉकर। लाइट गई भाई। हाँ, तो क्यूरियस केस ऑफ बैंक लॉकर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक कस्टमर है, एक कस्टमर का, एक बैंकर का, उस बैंकर का जिसके बैंक में कस्टमर का लॉकर है, उनके बीच में ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना, वो एराइज नहीं होती। बेलमेंट वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एराइज नहीं होती है, क्योंकि लॉकर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत क्या, जिसमें आप जाके क्या सामान धर रहे हैं, कौन सा गुड रख रहे हैं, कौन से सोने के सिक्के, सोने का बिस्किट वगैरह रख रहे हैं, ये बैंक वालों को नहीं पता होता ना। बैंक को नहीं पता होता अपने लॉकर में आप क्या रख रहे हैं, क्योंकि चाबी तो आपके पास होती है। तो
अगर कल को पता चले चोरी डकैती हो गई और आप, तब तो भाई हर एक आदमी, बैंक का हर एक खाता धारक जिसके पास लॉकर है वो सब चिल्लाएंगे, अरे मेरे में तो 10-10 किलो के सोने के सिक्के पड़े थे और सोने के बिस्किट पड़े थे और हीरा डायमंड कोहिनूर, सबके पास कोहिनूर निकल आएगा। बैंक वाले तो दिवालिया हो जाएंगे, सब कंगले हो जाएंगे। तो बैंक वाले के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये क्यूरियस केस ऑफ बैंक लॉकर आता है, जो कि साफ साफ ये मना करता है कि एक बैंक के बीच में और उसके कस्टमर के बीच में जिनका कि लॉकर है उस बैंक में, यहाँ पर कोई बेलमेंट का जो लायबिलिटी है वो अराइज नहीं होती। बस यही है पूरा बेलमेंट का प्रोविज़न। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई सेक्शन बताया नहीं, कैसे कैसे ऐसे पूरा बता दिया। भाई मैंने आपको लगभग बेलमेंट का हर एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बता दिया है। और ये इसका पहला पार्ट है। आज गर्मी बहुत है इसलिए पूरा कैरी नहीं कर सकते। इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे जहाँ पर हम बेलर और बेली के ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, पसीना भी पोंछना है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपने दूसरे पार्ट में बेलर का पूरा कॉन्सेप्ट डील करेंगे। धन्यवाद।